हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बिल्कुल कुशल मंगल। गुड। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, हाउ टू डिराइव इट, देन व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज उसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे दो और टॉपिक जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है, जो कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में कहीं भी काम आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आ सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है आज एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन किसको कहते हैं? अब डिस्पर्जन को अगर हमें समझना है तो हमें पहले ये देखना है कि अगर मैं एंगुलर डिस्पर्जन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर विबग्योर की बात कर सकता हूँ। विबग्योर का मतलब मुझे वॉलेट, इंडिगो ब्लू, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनका डिस्पर्जन कैसे होता है प्रिज्म से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि मैं डिस्पर्जन आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट एंड वॉलेट कलर डेविएट्स द मैक्सिमम। सो वॉलेट कलर अपीयर्स नियर द बेस ऑफ प्रिज्म व्हाइल रेड कलर अपीयर्स नियर द टॉप ऑफ द प्रिज्म व्हिच इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में एक डायग्राम है यहाँ पर, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। देखते हैं। ये बेटा हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म था और यहां से आपके पास व्हाइट लाइट आती है। ठीक है, व्हाइट लाइट। अब ये जब व्हाइट लाइट आती है तो क्या होता है? जब ये व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, आपको पता है इस तरीके से जाती है। लेकिन अगर मैं डिस्पर्जन की बात करता हूं तो डिस्पर्जन के बाद क्या होता है? रेड कलर यहां अपीयर हो जाता है और वॉलेट कलर सबसे नीचे। मैं यहां सिर्फ दो कलर्स की बात कर रहा हूं, यानी कि अंडरस्टूड है कि वॉलेट और रेड के बीच में बाकी सारे कलर्स आते हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ दो एक्सट्रीम कलर्स की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम कलर्स का मतलब एक जो सबसे एक तरफ होता है और एक जो दूसरी तरफ होता है, यानी कि एक एक्सट्रीम एंड पर है आपके पास रेड और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे है आपके पास वॉलेट कलर। मैं सिर्फ दो कलर की बात करूंगा यहाँ पे, इसी से आपको एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में पता लगेगा। अब देखो बच्चे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट को एक्चुअली यहां जाना था, लेकिन रेड कलर क्या होती है? रेड कलर थोड़ा कम बैंड होता है और यहां चला जाता है, वॉलेट कलर थोड़ा और ज्यादा बैंड होता है और वो यहां चला जाता है। तो अब क्या हो रहा है? इसको अगर मैं पीछे मिलाऊं यहां पर, ये बल्कि ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, इसको पीछे मिलाने का तरीका क्या है? इसी लाइन को आपको पीछे एज इट इज ड्रॉ कर देना है, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करती है कि एक्चुअली द रे इज नॉट गोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये हमें लगता है कि यहां से लाइट ये आ रही है, लेकिन एक्चुअली यहां पे आ नहीं रही होती, वो तो बेंड होके आ रही है। तो बस ये एक वर्चुअल एस्पेक्ट है, वर्चुअल रे है। ठीक है, उसको हमने यहां मिला दिया। अब जरा वॉलेट वाला देखो, वॉलेट वाला कहां आता है? वॉलेट वाला आता है मेरे पास यहां पे, ये। तो वॉलेट वाला और रेड वाला जो है आपके पास दो कलर आपको नजर आ रहे हैं, इसको मैंने यहां से दिखा दिया ऐसे। ठीक है बेटा, अब जरा देखना है किसने कितना एंगल बनाया यहां पे। ये जो हमारे पास है ये पार्ट, ये है हमारे पास डेल्टा आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा आर? डेल्टा आर का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट से रेड कलर इतना डेविएट हो गया। अब बात है कि इनिशियल डायरेक्शन से वॉलेट जितना डेविएट हो गया, ये पूरा का पूरा वॉलेट यहां था, ये पूरा जितना डेविएट हो गया, ये मेरे पास है डेल्टा वी। So delta R is the angle of deviation for red color and delta V is the angle of deviation for violet color. अब angular dispersion किसको बोलते हैं? Angular dispersion is equal to, फॉर्मूला होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअली डिस्पर्जन जो हुआ लाइट का, उसने कितना एंगल बनाया, सिर्फ डिस्पर्जन ने कितना एंगल बनाया। तो बहुत क्लियर सी बात है, देखो डिस्पर्जन तो सिर्फ रेड से वॉलेट तक हुआ है ना, इतने पार्ट में डिस्पर्जन हुआ है ना। तो अगर मैं रेड वाले एंगल, ये इनिशियल डायरेक्शन थी भाई, जब भी आप कोई एंगल बनाते हैं तो एक रेफरेंस लाइन तो लेते हैं, वो रेफरेंस लाइन ये थी आपके पास। अब मान लो कि रेड कलर ने जो एंगल बनाया वो बनाया 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर मान लो 30 डिग्री होता है, और वॉलेट कलर ने जो एंगल बनाया वो मान लो बनता है 80 डिग्री का। जस्ट इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करिए। तो फिर जो एंगुलर डिस्पर्जन क्या हुआ? रेड कलर से वॉलेट के बीच में हुआ है,
यहां से लेकर यहां तक 30 था, यहां से लेकर यहां तक 80 था, तो डिस्पर्जन कितने में हुआ है? तो डिस्पर्जन अगर आपको निकालना होगा तो आपको डेल्टा V में से डेल्टा R माइनस करना पड़ेगा, यानी 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो एंगुलर डिस्पर्जन हुआ है आपका वो सिर्फ 50 डिग्री में हुआ है, जो कि 30 बनाया रेड ने, 80 बनाया वॉलेट ने, तो रेड से लेकर वॉलेट कितना हुआ दोनों को माइनस करके पता लग जाएगा। तो इसलिए इसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं कि डिस्पर्जन होने में जितना एंगल बना होता है रेड से लेकर वॉलेट तक वो कितना होगा, ठीक है, डेविएशन कितना होगा बेसिकली। तो उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं। आप याद करिए कि जब लास्ट क्लास में हम प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर आपके पास एक रिलेशन मैंने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला था आपके पास, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन था। इसी सीक्वेंस में इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ डेल्टा V की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा V था, उसकी जगह लिखूंगा मैं A म्यू V माइनस 1 माइनस A, रेड की जगह म्यू R माइनस 1। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग ये निकलता है कि मैंने डेल्टा का फॉर्मूला वही लिखा है जो यहाँ लिखा था, बस जब यहाँ पे R आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R हो जाएगा, और जब यहाँ V आएगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट कलर के लिए आ जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हमने A को क्यों नहीं किया चेंज, A को हमने AR और AB क्यों नहीं लिखा? प्रिज्म तो एक ही है, और प्रिज्म अगर एक है तो कलर चाहे रेड हो चाहे वॉलेट, दोनों के लिए A की वैल्यू तो सेम ही है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम है, लेकिन रेड कलर की बेंडिंग अलग होती है, वॉलेट कलर की बेंडिंग अलग होती है। इसका मतलब दोनों का डेविएशन अलग होता है, और दोनों का डेविएशन अगर अलग होता है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। स्नेल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि द रेशियो ऑफ sin I अपॉन sin R रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर सेम कलर ऑफ लाइट। अगर आपने कलर ऑफ लाइट बदल दिया तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, बेंडिंग बदल जाती है। इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, रेड कलर के लिए कम होता है, वॉलेट कलर के लिए ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने म्यू V और म्यू R लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये अगर दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R प्लस 1। तो अब सॉल्व करके कितना आ गया? माइनस 1 से प्लस 1 हटा दो, देन इट इज म्यू V माइनस म्यू R। ये आपके पास फाइनली आंसर निकल के आता है किसका? एंगुलर डिस्पर्जन का। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोनों फॉर्म में, डेल्टा V माइनस डेल्टा R के फॉर्म में भी और इस वाली फॉर्म में भी, म्यू V माइनस म्यू R के फॉर्म में भी। अब मेन बात है कि नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। बस एक छोटा सा टॉपिक और है तो आपका प्रिज्म का सेगमेंट खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या है। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। स्मॉल w वाला साइन होता है, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। और अब ये डिस्पर्सिव पावर बेसिकली है क्या? देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही इसका फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डिस्पर्जन व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो जब व्हाइट लाइट पास करती है ट्रायंगुलर प्रिज्म से तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना होता है और मीन डिस्पर्जन कितना होता है, उसके रेशियो को बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। अब हमें यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि व्हाट इज कॉल्ड मीन डिस्पर्जन। मीन डिस्पर्जन किसको बोलते हैं ये हमें समझ नहीं आया, है ना। मीन डिस्पर्जन उसके लिए होगा जो कलर मीन होगा, यानी कि जो मिडिल में अपीयर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विबग्योर जो था उसमें कौन सा कलर आपका मीन कलर होना चाहिए, तो आपके दिमाग में बात आती है कि विबग्योर अगर मैं लिखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखता है, हमको लगता है कि मीन कलर ग्रीन होगा। ऐसा लगता है कि 7 कलर्स में से जो 4th होगा वो आपका मीन कलर होगा, यानी ग्रीन कलर को हम मीन कलर समझते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? ग्रीन कलर मीन नहीं होता, येलो कलर मीन होता है। अब सोचिए इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है।
सोचिए कि येलो कलर मीन कलर होता है, ग्रीन नहीं होता, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? सोचिए। नहीं पता लगा? चलिए मैं बताता हूं। जब बेटा व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो अगर मान लीजिए कि वो डिस्पर्जन था ना, ये मेरे पास प्रिज्म था, ये रहा रेड कलर और ये रहा वॉयलेट कलर, तो अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन सा कलर आता है, ठीक सेंटर पे कौन सा कलर अपीयर होता है, तो वो येलो होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसलिए है कि आपने अगर कभी रेनबो देखा हो तो ढंग से सोचिए। रेनबो में रेड कलर बहुत क्लियर नजर आता है, उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूर तक आपको क्लियर नजर आएगा। दूसरी बात, जो रेनबो में रेड कलर होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, उसकी जो पट्टी होती है ना, थिकनेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रेड की, ऑरेंज की, येलो की, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ग्रीन फिर थोड़ा कम हो जाता है। बाकी उसके बाद आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जो कलर होते हैं ये आपको पतले पतले नजर आ रहे होते हैं, तो इनकी अपीयरेंस नजर आ रही होती है, लेकिन एग्जैक्टली सारे के सारे 7 नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्लियर कौन कौन से कलर नजर आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेड नजर आएगा, बहुत अच्छा ऑरेंज नजर आएगा, बहुत अच्छा येलो नजर आएगा, ग्रीन भी ठीक नजर आएगा। लेकिन बाकी जो 3 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये मिक्स होते हुए नजर आएंगे। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग बहुत सिंपल सा है। अगर आप एंगल वाइज देखते हैं, क्योंकि रेड कलर मोटा है, ऑरेंज कलर की भी थिकनेस काफ़ी, येलो की भी थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 कलर जो है इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्टीमेटली थर्ड कलर होते हुए भी येलो फोर्थ की पोजीशन पे आता है। फोर्थ का मतलब क्या है? उस एंगल पे अपीयर हो जाता है, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि नीचे वाले कलर हैं थिन थिन और ऊपर वाले कलर हैं थिक, तो ऑब्वियसली सिमेट्री तो नहीं रहेगी। तो जो थर्ड कलर होता है येलो ना, वो ठीक बीचों बीच अपीयर हो जाता है, और क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच अपीयर हो रहा है, इसलिए उसको मीन कलर बोल देते हैं। ठीक है बेटा, राइट? तो मीनिंग ये था। इसलिए जब मैं इसको लिखूंगा मीन डिस्पर्जन, तो मैं अब क्या फॉर्मूला लिखूंगा? एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला था मेरे पास डेल्टा v माइनस डेल्टा, और मीन डिस्पर्जन का ये फॉर्मूला है डेल्टा y, येलो कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा सॉल्व करते हैं। क्या इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया था a म्यू v माइनस म्यू r, ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a म्यू y माइनस 1, येलो कलर ले आ गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है आपके पास? म्यू v माइनस म्यू r, म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1। ये पूरा था मेरे पास ओमेगा, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं डिस्पर्सिव पावर के। एक तो आपको ये याद रखना है जिसका बेसिक फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में, और ये था आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। दोनों फॉर्मूले ढंग से याद करने, ठीक है? अब एक चीज आती है, हालांकि एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मली क्वेश्चन कभी आया नहीं है, और ये बताया जाता है कि इतना सब सिलेबस में हमारे नहीं है। एक जगह लिखा होगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और एक जगह लिखा होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब इसका मतलब क्या निकलता है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सोच सकते हैं क्या मतलब निकलेगा? चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक प्रिज्म है, मैंने यहां से भेजी एक रेड कलर की लेजर लाइट, ओके? ये ऐसे आई और ऐसे चलेगी, रेड आई, रेड चलेगी। क्या रेड कलर ने अपने आप को डेविएट किया, अपने पास से मुड़ गई है? तो आंसर आएगा यस। मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाता हूं, ये इमेजिनरी रे को पीछे करता हूं, ये मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब डेविएट तो हुई, अपने पास से मुड़ गई। अब मैं पूछता हूं डिस्पर्जन हुआ है क्या? क्या डिस्पर्जन हुआ? तो आप बोलेंगे नहीं, डिस्पर्जन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्हाइट कलर की लाइट थी नहीं और 7 कलर्स में स्प्लिट वो नहीं हुई, तो इसका मतलब डिस्पर्जन तो नहीं हुआ, लेकिन डेविएशन हो गया। इसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन। अब आप सोच के देखिए
कि उल्टा क्या हो सकता है। उल्टा ये हो सकता है कि डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। अब ये बात तो मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डेविएशन नहीं होगा। होता है डेविएशन, लेकिन जो मीन डेविएशन होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे डेविएशन नहीं हो रखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने व्हाइट कलर को ऐसे लिया। अब व्हाइट कलर का स्प्लिटिंग किस तरीके से हो गया, आपने देखा तो पता लगा कि भाई व्हाइट कलर जो है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो गया। ये ऐसे भेजा मैंने व्हाइट कलर, और यहाँ से घूम के ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो गया। ऐसे में एक रफ डायग्राम बना। नॉर्मली ये 2 बार बेंट होगा, लेकिन मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये जो लाइट थी ना, इसकी जो डायरेक्शन थी इनिशियल जो इसकी डायरेक्शन थी, इसी डायरेक्शन में आपको मिलता है येलो कलर। मान लीजिए कि जहां पे लाइट जा रही थी उसी डायरेक्शन में आपको मिलता है येलो कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, येलो था मीन कलर। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि डिस्पर्जन का मीन निकालो कि कितना बड़ा एक ब्रॉड सा स्पेक्ट्रम बन रखा है, तो अगर मैं उसको लोकेट करना चाहूँ कि किस एक जगह पर वो हो सकता है, तो मुझे उसका मीन लेना पड़ेगा इस जगह पर। ये येलो था, तो अगर मैंने यहाँ से इसको ऐसे भेज दिया, तो आप सोचिए कि ये इसी लाइन में अगर आपको येलो मिल गया तो क्या हुआ, इस केस में डिस्पर्जन तो हुआ है लेकिन डेविएशन नहीं हुआ, क्योंकि व्हाइट लाइट उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में येलो था। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। एंगल नहीं बदला क्योंकि आप येलो कलर को एज अ रेफरेंस कलर ले रहे हैं, मीन कलर, और वो लाइट उसी डायरेक्शन में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डेविएट नहीं हुई लाइट, क्योंकि ओवरऑल जो मीन निकाला वो डेविएट नहीं करता। येलो कलर डेविएट नहीं कर रहा था आपका व्हाइट लाइट के इनिशियल डायरेक्शन से, तो डेविएशन नहीं हुआ लेकिन डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, इन दोनों को आपको अलग अलग सीखना जरूरी है, बस समझ लेना है। वैसे तो बहुत रेयर इसके बारे में पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें कि जो स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का, उसमें जो मीन कलर होता है वो ग्रीन ना होकर येलो कहा जाता है, बिकॉज इट अपीयर्स इन द मिडल। ठीक है बेटा, ओके देन फिर आज की क्लास ये आपकी यहीं तक। इसमें मैंने आपको प्रिज्म के जो बचे हुए सेगमेंट थे, डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्जन, वो आपको मैंने सिखा दिया आज। इस ढंग से आप एक बार रिकॉल करें। जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी एक बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और वो टॉपिक हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इस चैप्टर का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते हैं। रे ऑप्टिक्स की सबसे कमाल की बात यह है कि इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल है। जैसे कि एक होते हैं न्यूमेरिकल, एक होते हैं कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। दोनों में क्या अंतर होता है? न्यूमेरिकल वो होते हैं जिनमें आपने सीधा फॉर्मूला पुट किया और आपका आंसर आ गया। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल वो होते हैं कि आपको फॉर्मूला भी याद है, आपके पास वैल्यूज भी हैं, लेकिन उसको पुट किस तरीके से करना है, किस किस कंसेप्ट लगा के आपको उसको पुट करना है, उन्हें बोलते हैं कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। और ऑब्वियसली कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल सिंपल न्यूमेरिकल से ज़्यादा होता है। तो अब जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होंगे। ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपने तुरंत देखा और तुरंत ही हो गया। ठीक है, तो उसको बहुत ढंग से आपको समझना पड़ेगा, और वो आप तब समझ पाएंगे जब आप डेरिवेशंस को बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, और बहुत जोश से आप नेक्स्ट क्लास में मेरा साथ देंगे। देन टेक केयर।